हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए दोस्तों, कल से मैंने आपके लिए टॉपिक शुरू किया था वेन डायग्राम वाला। कल हमने वेन डायग्राम में कुछ बेसिक्स समझे थे कि कैसे वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन आएंगे तो उनको सॉल्व करना है, और कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य थे उनको भी हमने डिस्कस किया था इसमें कि कैसे आप कनेक्ट करेंगे। आज इसका पार्ट 2 है वेन डायग्राम वाले चैप्टर का, और इसमें आज हम देखेंगे एनालिटिकल वेन डायग्राम वाले जो क्वेश्चन बनते हैं उनको कैसे सॉल्व करना है, और साथ ही कुछ कल का भी रिवीजन हम इसमें करने वाले हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा उसमें हम न्याय निगमन देखेंगे, जिसमें आपके कथन दिए गए होते हैं, फिर निष्कर्ष निकालना पड़ता है वेन डायग्राम के आधार पे। तो ऐसे क्वेश्चनों में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है कैंडिडेट्स को, तो ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी इन वीडियोस के बाद। देखिए, जिनका भी एग्जाम है RO ARO का, दिसंबर वाला, RO ARO में 50 नंबर की रीजनिंग पूछी जानी है, तो उस एग्जाम तक मैं पूरी कोशिश करूंगा कि रीजनिंग के जितने महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं वो मैं आपको दे पाऊँ। तो आप लोग इन वीडियोस को देखो, लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करो, और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जिसने चैनल सब्सक्राइब भी किया है तो भाई बेल आइकन भी दबा लो और नोटिफिकेशन ऑल में क्लिक कीजिए, ताकि जो भी नई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। बाकी जिन लोगों का EO और TI यानी कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और टैक्स इंस्पेक्टर का एग्जाम है 26 नवंबर वाला, उन लोगों के लिए 20 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट वाला कोर्स एप्लीकेशन पे पब्लिश हो चुका है। आप लोग इनरोल कर सकते हैं इसमें, और अभी कूपन कोड भी चल रहा है 16 अक्टूबर तक, तो उसका लाभ भी उठा सकते हैं। चलिए शुरू करेंगे आज का सेशन। वेन डायग्राम का पार्ट 2 देखेंगे आज। पहले तो रिवीजन करेंगे कल के क्वेश्चन होगा कुछ, उसके बाद फिर आज नया वाला जो मैं बोला था कि आपको इसमें हम देखेंगे। जो मैं आपको टॉपिक बता रहा था एनालिटिकल वेन डायग्राम वाला, ठीक है। तो कल के कुछ क्वेश्चनों का यहाँ पे थोड़ा रिवीजन करते हैं। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तब जाके चीज़ें क्लियर होती है। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए इसमें, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्न के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से निरूपित करता है। तो आपको वेन डायग्राम बताना है, सही वेन डायग्राम जो कि बाघ, सरीसृप और कछुए के बीच में सही संबंध बताता है। यानी कि जो हमारा बाघ होते हैं, बाघ, सरीसृप जो कि एक पूरी सरीसृप की एक प्रजाति होती है, कम्युनिटी होती है, और कछुआ, तो इन तीनों का जो वेन डायग्राम बनेगा वो किस प्रकार का वेन डायग्राम बनेगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा ना वो हो जाएगा, देखिए, जो कछुआ होता है ना, कछुआ, टर्टाइल, कछुआ सरीसृप वर्ग के ही अंतर्गत आता है। यानी कि कछुआ ये अंदर वाला हो जाएगा भाई, कछुआ, और ये बाहर वाला हो जाएगा सरीसृप, ठीक है, सरीसृप। एंड जो बाघ होता है, बाघ अपनी अलग कम्युनिटी में आता है, तो ये हो जाएगा आपका टाइगर, ठीक है। यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए वाला जो वेन डायग्राम बना हुआ है ये बिल्कुल सही है इस क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्न वर्गों के बीच सही संबंध दर्शाता है। बताना है आपने फिर से, देखिए कौन सा वेन आरेख है भाई जो सही संबंध दर्शाता है। शिक्षक, गिटार वादक और छात्र के बीच में। तो देखिए, अब ध्यान से इस क्वेश्चन को आप समझिए। देखिए भाई, कोई जो शिक्षक हैं, जो शिक्षक लोग हैं वो गिटार वादक हो सकते हैं, और कुछ गिटार वादक शिक्षक भी हो सकते हैं। देखिए, कुछ छात्र जो है गिटार वादक हो सकते हैं, और कुछ गिटार वादक छात्र हो सकता है। लेकिन कोई भी छात्र शिक्षक नहीं हो सकता, और शिक्षक जो है छात्र नहीं हो सकता, ठीक है। ये दो तो कनेक्ट नहीं हो रहे हैं। लेकिन गिटार वादक वाला जो पोर्शन है दोनों में कनेक्ट कर रहा है। गिटार वादक शिक्षक भी हो सकते हैं कुछ, और छात्र भी हो सकते हैं। तो इसका अगर हम वेन डायग्राम बनाए तो ये ऐसे बन जाएगा। सबसे पहले इधर बन जाएगा टीचर, ठीक है। और टीचर, कुछ टीचर गिटार वादक हो सकते हैं, यानी कि गिटार बजाने वाले हो सकते हैं, और कुछ छात्र हमारा गिटार स्टूडेंट जो है वो भी हो सकते हैं। तो यानी कि इस क्वेश्चन को जो सही बन जाएगा डायग्राम वो बन जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। तो ऑप्शन डी। तो थोड़ा थोड़ा अंश है ना, जहाँ पे मैंने बोला कि थोड़ा थोड़ा वाला होगा तो वहाँ पे ऐसा वाला वेन आरेख बनता है, कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो ये हो गए आपके टीचर, ये गिटार वादन हो गया बीच में, और ये हो गया स्टूडेंट, ठीक है। तो कुछ छात्र गिटार वादक हो सकते हैं, कुछ शिक्षक गिटार वादक हो सकते हैं। तो ये आपका यहाँ पे संबंध बनेगा, ये वेन आरेख बनेगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्न वर्गों के बीच सही संबंध को दर्शाता है। तो बताना है आपने कौन सा वेन आरेख होगा दिए गए विकल्पों में जो सही संबंध दर्शा रहा है दिए गए विकल्पों में। एक पहला है फसलें, दूसरा है खेत, और तीसरा है जौ। तो देखिए, फसलें हैं, खेत है, और जौ है, ठीक है। तो इनमें सही संबंध कौन सा दर्शाएगा।
तो इजी क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए इसमें जो पहला वाला तर्क है, जो कल मैंने आपको बताया था, पहला वाला तर्क तर्क लगेगा इसमें। ठीक है, पूरा इसमें सर्वव्याप्त है बट मिला जुला नहीं है। ठीक है, तो इसमें हमेशा कौन सा वाला चित्र बनता है आपका? तो सबसे पहले आ जाएगा, देखिए इसमें सबसे पहले आ जाएगा ये बीच में जौ। सबसे पहले जौ का आरेख बनेगा। जौ क्या है? एक फसल है। ठीक है, जौ क्या है? एक फसल है, तो फसल के अंदर जौ आ जाएगा। ठीक है, और फसल कहाँ पे उगाई जाती है? तो फसल उगती है भाई खेत में। ठीक है, तो ये तीनों का जो सर्किल बनेगा, नॉर्मल जो हमारा कल हमने बात की थी, ऐसा वाला सर्किल बनेगा इसका। ठीक है, तीनों एक दूसरे में समाहित हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका आपका, राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी सही उत्तर है इसका। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए जो बाहर वाला है ना, बाहर वाला हो जाएगा खेत। ठीक है, खेत, खेत में ही क्या होती है? ये हो गई फसल। ठीक है, और फसल के अंतर्गत ही जौ आता है। देखिए तो ऑप्शन बी वाला जो, ऑप्शन बी वाला यहाँ पे जो इमेज दी गई है, ये बिल्कुल सही उत्तर है इस क्वेश्चन का। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोलता है, देखिए उस वेन आरेख को दर्शाइए या चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच सही संबंध दर्शाता है। रेंगने वाले जंतु, स्तनधारी और छिपकली। तो बताइए रेंगने वाले जंतु, स्तनधारी और छिपकलियों के बीच में जो सही संबंध दर्शाता है दिए गए वेन आरेख में से, वो कौन सा हो जाएगा? तो देखिए रेंगने वाले जंतु, रेंगने वाले जंतु भाई इसमें आपका छिपकली आती है रेंगने वाले जंतुओं में। यानी कि अगर इसको हम ध्यान से देखें तो जो छिपकली होगी, ठीक है, छिपकली, छिपकली आपकी रेंगने वाले जंतु में आ जाएगी, बाहर आ जाएगा रेंगने वाला जंतु। ठीक है, और जो स्तनधारी, क्योंकि छिपकली किसी भी प्रकार से स्तनधारी नहीं है और रेंगने वाले जंतु में स्तनधारी नहीं पाए जाते हैं, तो स्तनधारी जो हो जाएगा अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैनारिक होगा। तो इस ये जो वैनारिक है ऑप्शन सी में है। देखिए ऑप्शन सी सही उत्तर जाएगा। अंदर वाला जो हो गया आपका छिपकली हो गई। ठीक है, बाहर जो हो गया आपका रेंगने वाले जंतु हो गया। और ये जो अलग फिगर बनाया गया है, अलग से आरेख बनाया गया है, ये स्तनधारियों के लिए बनेगा, क्योंकि कोई भी रेंगने वाला जंतु स्तनधारी वर्ग में नहीं आता। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये तो था भाई कल का जो टॉपिक किया था हमने, उसका रिवीजन हो गया। आज हम देखेंगे दोस्तों, आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, मैंने आपको बोला था कि आज मैं आपको कराऊंगा एनालिटिकल वैन आरेख। ठीक है, तो विश्लेषणात्मक वैन आरेख इसको कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है कि आपको एक कॉमन नंबर ढूंढने को पता करना पड़ता है। आपको वैन आरेख दिए होंगे अलग अलग रूप में, उसमें एक कॉमन नंबर पूछ लेता है। तो क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे तब बेहतर तरीके से समझ में आएगी टॉपिक। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन देखिए, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। तो आपने बताना है, देखिए ये है जो आपका एनालिटिकल वेन डायग्राम होता है, उसका पहला क्वेश्चन है। दिए गए आरेख में ग्रामीण जनों को निरूपित करता है। जो आरेख है, दिए गए आरेख जो है वृत्त, वृत्त जो है, देखिए जो सर्किल बना है, सर्किल किसको मेंशन करता है? ग्रामीण लोगों को या ग्रामीण जनों को। सर्किल का मतलब है ग्रामीण जन। ठीक है, त्रिभुज व्यवसायियों को निरूपित करता है। त्रिभुज का मतलब है बिजनेसमैन, यानी कि व्यवसायी। ठीक है, और जो आयत है भाई वो स्नातकों को निरूपित करता है। आयत का मतलब है ग्रेजुएट, जो स्नातक लोग हैं वो आयत मेंशन करता है। अब देखिए जो आयत के अंदर होंगे वो सभी स्नातक होंगे, इस चीज को समझिए। जो आपके वृत्त के अंदर नंबर लिखे गए हैं वो सभी ग्रामीण जन होंगे। जो त्रिभुज के अंदर लिखे गए नंबर होंगे या सिंबल होंगे वो व्यवसायी के अंदर आएंगे। ये पहला रूल है ऐसे क्वेश्चनों का। ये ऐसे क्वेश्चन में आपने ये जरूर देखना है, जो भी उनको मेंशन करने वाली आकृति है उसके अंदर जो भी नंबर आएंगे वो उसी को रिलेट करेंगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में पूछ रहा है, देखिए आरेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन करें और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। अब प्रश्न क्या है? उन ग्रामीण व्यवसायियों की संख्या कितनी है जो स्नातक नहीं है? देखिए अब हमने क्या देखना है, ग्रामीण जन भी देखना है और जो बिजनेसमैन है वो भी देखना है। लेकिन ऐसे ग्रामीण जन जो बिजनेसमैन तो हैं बट ग्रेजुएट नहीं है, यानी कि विदाउट रेक्टेंगल के अंदर, आयत के अंदर नहीं होने चाहिए, ऐसा नंबर ढूंढना हमने। ठीक है, तो अब इसमें कॉमन नंबर ढूंढना पड़ता है, ऐसा कॉमन नंबर जो व्यवसायी भी है और ग्रामीण जन भी है, यानी कि वृत्त के अंदर भी होगा और त्रिभुज के अंदर भी होगा। जो कॉमन नंबर है वही होगा। अगर हम ध्यान से देखें दोस्तों तो देखिए 9 जो है, 9 केवल त्रिभुज में है, तो 9 तो केवल व्यवसायी है। 13 की बात करें तो 13 जो है केवल वृत्त में है, तो 13 केवल ग्रामीण जन है। अगर बात करते हैं 8 की, देखिए ये नंबर, तो 8 वाला जो नंबर है देखिए वृत्त के अंदर भी आ रहा है और त्रिभुज के अंदर भी आ रहा है। ध्यान से देखिए 8 जो नंबर है ये वृत्त के नंबर अंदर भी है और त्रिभुज के अंदर भी है, यानी कि 8 लोग ऐसे हैं
जो व्यवसायी भी हैं, 8 लोग ऐसे हैं जो व्यवसायी भी हैं और साथ ही आपके ग्रामीण भी हैं। ठीक है, व्यवसायी प्लस ग्रामीण दोनों है। ठीक है, बट 8 को अगर आप ध्यान से देखें तो ये आयत के अंदर नहीं आ रहा, आयत के अंदर नहीं है 8, यानी कि ये स्नातक नहीं है। यानी कि इसका इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 8। 8 लोग ऐसे हैं ग्रामीण व्यवसायी हैं जो स्नातक नहीं है। अगर यहीं पे क्वेश्चन पूछता है कि उन ग्रामीण व्यवसायियों की संख्या कितनी है जो स्नातक हैं, तो अब स्नातक वाला जो नंबर दिखता है देखिए केवल 7। 7 ऐसा है दोस्तों जो आपका त्रिभुज के अंदर भी है, वृत्त के अंदर भी है और आयत के अंदर भी है। यानी कि 7 जो है इस पूरे फिगर का कॉमन नंबर है। तो यानी कि इसमें 7 लोग ऐसे हैं जो स्नातक भी हैं और ग्रामीण भी हैं और साथ ही व्यवसायी भी हैं। ठीक है, तो यानी कि आप समझ गए ना, कॉमन जो नंबर होता है वो तीनों में रिलेट करता है। लेकिन यहाँ पे पूछा था केवल ऐसे ग्रामीण जन जो व्यवसाय है, तो 8 है जो कि वृत्त और त्रिभुज दोनों में है, जबकि 8 टच नहीं कर रहा आयत को। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन बनते हैं एनालिटिकल आपका वेन डायग्राम वाले। ठीक है, आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा आपको अच्छे से। ठीक है, एक बार खुद से भी करके देखना और कल थोड़ा रिवीजन टॉपिक भी करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, इसमें आपको ध्यान से यही देखना होता है कि जिस क्वेश्चन में जो चीज पूछी गई है वो कौन कौन से इमेज के अंदर आ रही है, या कॉमन है या सिंगल है, बस इतना आपको देखना होता है और उसी के आधार पे आपका उत्तर बनता है। ठीक है, ज्यादा इसमें है कुछ नहीं, परेशान होने की आवश्यकता है नहीं। तो समझ पाए होंगे। देखिए ध्यान से फिर देखिए, अगर इस इमेज में हम देखते तो 8 लोग केवल ऐसे हैं, 8 लोग ऐसे हैं, कॉमन लोग हैं 8 लोग। देखिए जो त्रिभुज और आयत दोनों के अंदर आ रहे हैं, देखिए 8 लोग जो है त्रिभुज और आयत में है, जबकि 7 लोग ऐसे हैं जो त्रिभुज आयत और वृत्त तीनों में अंदर आ रहे हैं, जबकि 8 लोग त्रिभुज और वृत्त में ही है केवल। ठीक है, 8 लोग त्रिभुज और वृत्त में है। तो यही चीज समझना है इसमें, बस यही यहाँ पर जो इन प्रश्नों को हल करने की सबसे आसान ट्रिक है, बस यही है। मान लीजिए बस ट्रिक तो क्या है इसमें, मतलब आसानी यही है इसमें। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, तो थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए, आप ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन ये बोलता है कि 120 अभ्यर्थियों की कक्षा में 120 अभ्यर्थी हैं या विद्यार्थी हैं, इनकी कक्षा में 100 विद्यार्थी या तो गोल्फ या स्केटिंग दोनों में भाग लेते हैं। देखिए यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी बनते हैं सेम लाइक। तो 100 ऐसे स्टूडेंट है भाई, 100 स्टूडेंट ऐसे हैं जो गोल्फ या स्केटिंग दोनों में भाग लेते हैं। उनमें से 60 विद्यार्थी गोल्फ में भाग लेते हैं, 60 जो है केवल गोल्फ में भाग लेते हैं भाई। स्केटिंग में कुल 56 भाग लेते हैं, तो स्केटिंग वाले टोटल है 56। ठीक है, टोटल छात्रों की संख्या देख लो आप, 60 और 56 कितना हो जाता है, 60 और 56 आपका हो जाएगा 116। लेकिन 116 में से ये देखो कि 100 ऐसे भी हैं जो आपका गोल्फ भी खेल लें और स्केटिंग भी खेल लें। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बताना है कि केवल स्केटिंग में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। तो केवल स्केटिंग में भाग लेने वाले जो हमारे विद्यार्थी हैं उनका नंबर अब आपने बताना है इस क्वेश्चन में। तो ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं भाई। तो अब इसको आप वेन डायग्राम जब हम बनाएंगे इसका, तब जाके ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो वेन डायग्राम मैं आपको बना के दिखाता हूँ, तब आप समझ पाएंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, आंसर कैसे निकलेगा। वैसे 2-3 तरीके होते हैं, 2-3 तरीकों से इस क्वेश्चन का आंसर निकल सकता है, बट वेन डायग्राम से आसानी होते हैं। चलिए तो सबसे पहले देखिए, समझिए भाई, सबसे पहले आपने क्या समझना है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 120 विद्यार्थी। ठीक है, सबसे पहले क्या समझना है आपने, देखिए 120 जो है विद्यार्थी हैं। तो ये आयत हमने ले लिया, ये 120 विद्यार्थी हो गए, इसको निरूपित करते हैं। ठीक है, 120 विद्यार्थी। अब इसमें क्या बोलता है भाई वो, कि 100 विद्यार्थी ऐसे हैं जो गोल्फ, यानी कि विद्यार्थी जो गोल्फ या स्केटिंग दोनों खेलते हैं 100 हैं, और विद्यार्थी जो केवल स्केटिंग खेलते हैं 56 हैं। ठीक है, और जो विद्यार्थी दोनों खेलते हैं वो कितने हो गए, 16। दोनों खेलने वाले 16 हो जाएंगे ना, इसमें सिंपल सी बात है, 16 ही तो बचे, 16 हो जाएंगे। कैसे होंगे थोड़ा समझिए इसको। देखिए टोटल अगर देखिए बात करें विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 120 है, और बात करें देखिए गोल्फ और स्केटिंग दोनों खेलने वाले कितने हैं, 100 है। और मैं बात करूं विद्यार्थी जो केवल स्केटिंग खेलते हैं, केवल स्केटिंग खेलने वाले कितने हैं, 56। ठीक है, और ऐसे विद्यार्थी जो दोनों खेलते हैं वो 100 है। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 60 तो गोल्फ खेलते हैं, तो 60 धन 56 और माइनस कितना हो जाएगा, 100, क्योंकि 100 दोनों खेलते हैं। तो 60 और 56 कितना हो गया आपका, 116। 116 में से 100 गया, कितना हो गया, 16। 16 तो ऐसे हैं भाई जो दोनों खेलते हैं। तो अब इसका जो फिगर बन जाएगा भाई, देखिए ये हमने मान लिया गोल्फ है, ये हमने मान लिया स्केटिंग है। ठीक है, तो बीच में जो आ रहा है वो नंबर तो हमको मिल गया भाई, दोनों खेल खेलने वालों की जो संख्या है 16 है।
16 खिलाड़ी ऐसे हैं भाई जो दोनों खेल खेलते हैं, ठीक है। जबकि 100 ऐसे हैं या तो स्केटिंग में जाते हैं या गोल्फ में जाते हैं। यहाँ पे या लगा हुआ है देखिए, दोनों में नहीं है ये। 16 केवल ऐसे प्लेयर हैं जो दोनों गेम खेलते हैं, गोल्फ भी और स्केटिंग भी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है लास्ट में, केवल स्केटिंग में भाग लेने वाले विद्यार्थी कितने हैं। तो स्केटिंग में कुल विद्यार्थी कितने थे, 56। स्केटिंग में कुल विद्यार्थी कितने थे, 56, ठीक है। और दोनों खेल खेलने वाले कितने विद्यार्थी हैं, 16। तो 56 में से हम यहाँ पे क्या करेंगे, 16 को घटा देंगे तो बचा कितना, 40। तो 40 विद्यार्थी ऐसे हैं भाई जो हमारा केवल स्केटिंग खेलते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, 40, ठीक है। अब यहीं पे क्वेश्चन बनेगा कि गोल्फ कितने लोग खेलते हैं। तो गोल्फ खेलने वाले कितने विद्यार्थी थे, 60 है। 60 में से कॉमन कॉमन नंबर घटा देना है, यानी कि 16 जो था कॉमन। तो 60 में से अगर 16 घटाऊं तो मैं कितना हो जाएगा, 44। तो गोल्फ खेलने वाले कितने स्टूडेंट है, 44, और स्केटिंग वाले 40। तो राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन डी। तो ऐसे इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना पड़ता है और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं भाई। इसलिए ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, मैं बार बार बोलता हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, थोड़ा रिवीजन होगा आपका। थोड़ा छोटा करता हूँ तो साफ आएगा, ठीक है। तो बताइए, चलिए पहला क्वेश्चन बताइए, इनमें से कौन सी आकृति है, ठीक है। अच्छा माफ कीजिएगा, इसमें ये बोल रहा है कि निम्न आकृतियों में त्रिभुज, त्रिभुज जो है बढ़इयों को, बढ़इयों मतलब जो लकड़ी का काम करते हैं, ठीक है। तो त्रिभुज जो है ये बढ़ई को निरूपित करता है। देखिए त्रिभुज जो है बढ़ई को निरूपित करता है। वृत्त जो है ये लोहार को निरूपित करता है, वृत्त का मतलब है लोहार। और आयत जो है भाई ये मछुआरों से रिलेट करता है, ठीक है, आयत का मतलब है मछुआरे। तो अब आपने ये बताना है कि कितने लोग इसमें मछुआरे हैं, ठीक है। दिए गए, अगर देखें ध्यान से, अगर इमेज को हम देखें तो आपको क्लियरली ये बताना है कि इस वैन आरेख में कितने लोग मछुआरे हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन देखिए, अगर ध्यान से देखेंगे मैंने क्या बोला, जिस आकृति में जो लोग होंगे अगर वो इंडिविजुअल है तो वो केवल और केवल वही लोग होंगे, ठीक है। और जो कॉमन फिगर में आएंगे वो सभी में होंगे। तो अगर यहां पर अगर हम ध्यान से देखते हैं, मछुआरे को मेंशन कौन कर रहा है, आयत। मछुआरे को मेंशन कर रहा है आयत। अब आयत के अंदर के सभी नंबर जो होंगे वो मछुआरे होंगे, ठीक है। यानी कि 1 भी होगा, 3 भी होगा, ये 2 भी देखिए आयत के अंदर है, और ये 4 भी आयत के अंदर है। हालांकि ये वृत्त और त्रिभुज के अंदर भी है, लेकिन आपको ये देखना है जब केवल एक ही चीज भी पूछ रहा है तो आयत के अंदर कितनी आकृतियां समाहित हैं। तो 3 2 4 1, ये 4 नंबर जो है जो आयत के अंदर हैं, तो इनको आपस में जोड़ लीजिए, 1 + 3 + 2 + 4, ठीक है। तो 4 2 6 3 9 और 1 10। तो 10 लोग ऐसे हैं भाई दिए गए आरेख में जो केवल मछुआरे हैं, ठीक है। 10 लोग भाई यहाँ पे क्या है, मछुआरे का काम करते ही करते हैं, केवल नहीं, 10 लोग मछुआरे हैं इसमें। अगर यहीं पे क्वेश्चन ये बनता कि कितने ऐसे लोग हैं जो बढ़ई, लोहार और मछुआरे तीनों हैं, तो ध्यान से देखिए इसमें जो कॉमन नंबर आ रहा है, देखिए बीच का आ रहा है, देखिए कॉमन नंबर इसमें 2 है। 2 देखिए वृत्त के अंदर भी है, 2 त्रिभुज के अंदर भी है, और 2 जो है आयत के अंदर भी है। तो 2 लोग इसमें ऐसे हैं जो बढ़ई, लोहार, मछुआरे तीनों हैं, ठीक है। तो ऐसे कॉमन नंबर। और यहीं पे क्वेश्चन बनता है कि कितने ऐसे लोग हैं जो मछुआरे और केवल बढ़ई है। तो देखिए केवल 3 है जो त्रिभुज और आयत के अंदर है, तो 3 लोग ऐसे हैं जो केवल मछुआरे और बढ़ई है। और यहीं पे क्वेश्चन बनता है कि कितने लोग लोहार और मछुआरे हैं। तो केवल 4 लोग हैं जो कि आयत और वृत्त दोनों के अंदर है, मछुआरा और लोहार दोनों है 4 लोग, और 2 जो है सभी है। तो ऐसे इन फिगरों के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं दोस्तों, बहुत ईजी है, ज्यादा कठिन नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन बोलते हैं, देखिए निम्न वैन आरेख व्यावसायिक प्रशिक्षण ए, बी और सी लेने वाले कुल 50 छात्रों को दर्शाता है। इनमें से प्रत्येक कम से कम एक प्रशिक्षण सत्र में भाग लेता है, तो कितने छात्र केवल 2 प्रशिक्षण सत्रों में उपस्थित है। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कितने ऐसे छात्र हैं, ए जो है भाई, जो वैन आरेख ए है ये व्यावसायिक प्रशिक्षण को दर्शाता है, ठीक है, व्यावसायिक प्रशिक्षण को दर्शाता है। बी और सी लेने वाले कुल 50 छात्रों, यानी कि ए बी सी जो है ये केवल व्यावसायिक प्रशिक्षण है, तीनों जो सर्किल है एक ही है, व्यावसायिक प्रशिक्षण है। और इसमें टोटल जो छात्र भाग लेते हैं व्यावसायिक प्रशिक्षण में, कुल छात्रों की संख्या 50 है, 50 छात्र इसमें भाग ले रहे हैं। इनमें से प्रत्येक कम से कम एक प्रशिक्षण सत्र में भाग लेता है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, देखिए इनमें से जो एक है वो कम से कम एक छात्र जो है वो एक प्रशिक्षण में तो जाता ही है। और कितने छात्र केवल 2 प्रशिक्षण सत्रों में उपस्थित है।
तो आपने टोटल ऐसे नंबर ढूंढने हैं छात्रों के जो 2 सेशन को ज्वाइन करते हैं, ठीक है। तो देखिए अब ये देखना है आपने, देखिए जो 10 है वो तो हट जाएगा क्योंकि अकेला है, देखिए 10। 12 जो है वो भी हट गया इसमें से, ठीक है, क्योंकि अकेला है। और सी जो है ये भी हट गया भाई, ठीक है, ये भी तीनों तीनों आपने हटा देने हैं। तो देखिए 4 5 5 4, ये 4 कॉमन नंबर ऐसे हैं, देख रहे होंगे आप, जो कि आपको सब जगह मिक्स दिख रहे हैं, ठीक है, हर सेशन में आपके दिख रहे हैं। तो इस हिसाब से देखिए इसका जो टोटल आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखिए एक तो कॉमन हो जाएगा ना, वो हट जाएगा बीच वाला। कॉमन तो तीनों में ले रहा है, कॉमन जो होगा देखिए तीनों में ले रहा है। तो अब आपके पास केवल दो जो वृत्तों को टच करने वाले नंबर हैं वो है, देखिए एक तो 4 है, एक ये वाला 4 है, और एक ये वाला 5 है। और बीच का जो 5 है वो तीनों को टच कर रहा है, तो बीच का जो 5 है वो हम नहीं लेंगे। तो 2 सत्रों में पार्टिसिपेट करने वाले टोटल स्टूडेंट हो जाएंगे 4 4 5, यानी कि 4 + 4 + 5। टोटल कितना हो गया? 4 4 8, 8 5 13। 13 ऐसे स्टूडेंट हैं जो कम से कम 2 प्रशिक्षण सत्रों में यहाँ पे उपस्थित हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है इसका। तो इस तरीके से आपको बताना है। और यहीं पे अगर क्वेश्चन पूछता कि कितने छात्र केवल तीनों प्रशिक्षण सत्रों में उपलब्ध हैं, तो कितने छात्र जो तीनों में है, तो केवल 5 छात्र हैं। देखिए भैया केवल 5 छात्र हैं जो तीनों सेशनों में उपस्थित हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, देखिए वह क्षेत्र ज्ञात कीजिए जो जीव विज्ञान और कंप्यूटर पढ़ने वाले किंतु गणित न पढ़ने वाले छात्रों को दर्शाता है। तो देखिए जो पहला वाला सर्किल है भाई, ये गणित के छात्र हैं, और दूसरा वाला जो ये सर्किल दिया गया है ये बायोलॉजी के छात्र हैं, तीसरा जो सर्किल है ये कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं। अब आपको ये ढूंढना है कि जीव विज्ञान और कंप्यूटर पढ़ने वाले छात्र कितने हैं जो गणित नहीं पढ़ते हैं। यानी कि आपको उन छात्रों को देखना है जो जीव विज्ञान और कंप्यूटर के अंतर्गत हैं, दोनों के अंतर्गत, बट गणित को मेंशन नहीं करते जो लोग, ठीक है, जो गणित नहीं पढ़ते हैं। तो ध्यान से आप देखेंगे दोस्तों, 5 जो है, 5 तो वो नंबर है जो तीनों विषय पढ़ रहा है। देखिए 5 कॉमन है ना इसमें, 5 ऐसा नंबर हो जाएगा जो तीनों सब्जेक्ट को पढ़ता है। 4 जो है भाई, 4 गणित और जीव विज्ञान दोनों को पढ़ रहा है, तो ये नहीं होगा। 6 जो है, 6 केवल आपका गणित का और कंप्यूटर का छात्र है, तो ये भी नहीं होगा। 7 जो है इसमें, देखिए 7 अगर ध्यान से देखेंगे आप, तो 7 छात्र ऐसे हैं जो बायोलॉजी भी पढ़ते हैं और जो कंप्यूटर भी पढ़ते हैं। यानी कि क्वेश्चन में सिर्फ यही पूछ रहा है कि कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो बायोलॉजी और कंप्यूटर तो पढ़ते हैं बट गणित नहीं पढ़ते। तो 7 ऐसा है जो गणित के अंदर नहीं है, ठीक है। 7 आपका केवल बायोलॉजी और कंप्यूटर के अंदर है, देख रहे होंगे आप। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अब यहीं पे क्वेश्चन बनता है कि कितने छात्र तीनों विषयों को पढ़ते हैं, तो 5 छात्र, देखिए तीनों जो कॉमन में आ रहा है। अगर यहीं पे क्वेश्चन बनता है कि कितने छात्र केवल गणित और जीव विज्ञान पढ़ते हैं, तो केवल गणित और जीव विज्ञान पढ़ने वाले जो छात्र हैं वो केवल 4 हो जाते हैं। देखिए 4 जो है जीव विज्ञान और गणित दोनों में आ रहा है, ठीक है। ऐसे 7 जो है जीव विज्ञान और कंप्यूटर में आ रहा है। और कितने छात्र केवल गणित और कंप्यूटर पढ़ते हैं, तो केवल 6 जो है वो गणित और कंप्यूटर में आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे आपको ध्यानपूर्वक इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न आकृति में ठीक है, चलिए निम्न आकृति में जो वर्ग है ये लॉयरों को दर्शाता है। तो वर्ग जो है भाई, देखिए ध्यान से देखिए, वर्ग जो है ये वकील हैं। त्रिभुज साइकिल चालकों को दर्शाता है। त्रिभुज चला जो है ये साइकिल चलाने वाले हैं भाई, साइकिल चालक हैं। वृत्त जो है ये पुरुषों को दर्शाता है, वृत्त मतलब पुरुष हैं। और आयत जो है स्नाकोत्तर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट जो है स्नाकोत्तर, ठीक है, उनको दर्शाता है। तो अब आपको बताना है अक्षरों का कौन सा समूह उन पुरुषों को दर्शाता है जो साइकिल चालक नहीं है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपको अक्षरों का वो समूह ढूंढना है जो उन पुरुषों को दर्शाता है जो साइकिल चालक नहीं है, ठीक है। ऐसे पुरुष आपने इसमें ढूंढने हैं जो साइकिल चालक नहीं है। तो अगर देखिए ध्यान से देखेंगे, साइकिल चालक यानी कि जी तो साइकिल चालक है भाई, जी तो इसमें बिल्कुल नहीं होगा, जी पहले इसमें एलिमिनेट हो गया। ऐसे पुरुष, अक्षरों का कौन सा समूह उन पुरुषों को दर्शाता है जो साइकिल चालक नहीं है। तो ऐसे पुरुष आपने ढूंढने हैं जो साइकिल चालक नहीं है, यानी कि त्रिभुज के अंदर जो आए हैं भाई वो तो बिल्कुल नहीं होंगे, ठीक है। साइकिल चालक ई भी जो है त्रिभुज के अंदर है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब ऐसे पुरुष जो साइकिल चालक नहीं है तो वो बच जाते हैं हमारे पास केवल कौन कौन, तो हमारे पास ये पुरुष बच गया, एक तो डी, ठीक है, डी,
और एक बच गया हमारे पास बी और एक बच गया सी, यानी कि बी सी डी ऐसे पुरुषों का समूह है जो साइकिल चालक नहीं है। केवल इतना ही पूछ रहा है इसमें, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी सी डी। ठीक है, जो साइकिल चालक नहीं है इसमें। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, ज्यादा इसमें देखिए क्वेश्चन लंबा था लेकिन कठिन नहीं बनाया इसने। अगर यहीं पे क्वेश्चन ये बना देता भाई, अगर यहीं पे देखिए ध्यान से देखिए, इसका आंसर तो ऑप्शन ए है। इसको एक बार डिलीट करता हूँ मैं, इरेज करता हूँ, एक मिनट आप लोग रुकिए थोड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात बताऊंगा। अगर यहीं पे क्वेश्चन बनता, देखिए बहुत से क्वेश्चन इस क्वेश्चन से निकल के आएंगे। ठीक है, अगर ये पूछ लेता है इसमें कि कितने ऐसे पुरुष हैं जो साइकिल चालक भी है, लॉयर भी हैं। ठीक है, साइकिल चालक भी है, लॉयर भी है और आपका पुरुष भी है, तो कितने हो जाते इसमें? तो देखिए साइकिल चालक ये था, लॉयर ये था आपका और पुरुष ये था। तो देखिए ई जो है तीनों में कॉमन है, तो देखिए ई आ जाता है इसमें। ई ऐसे पुरुष हैं जो भाई आपके लॉयर भी हैं और जो साइकिल चालक भी हैं। ठीक है, साइकिल भी चलाते हैं, तो ये ई हो जाता। और ऐसे यहाँ पे क्वेश्चन बनता कि कितने ऐसे ग्रेजुएट हैं जो पुरुष हैं, तो कितने ऐसे ग्रेजुएट हो जाते हैं जो पुरुष है। तो देखिए जो हमारा आयत है ये ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट को दर्शा रहा है, तो कितने ऐसे पोस्ट ग्रेजुएट है भाई जो आपका पुरुष है। तो देखिए केवल बी जो है आपका, ये पोस्ट ग्रेजुएट में भी है और आपका सर्कल के अंदर भी है जो पुरुष को दर्शाता है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे अन्य क्वेश्चन भी इस पॉइंट से निकल सकते हैं। ठीक है, तो आपने इन्हीं के हिसाब से, फिगर के हिसाब से आपने देखना है जो नंबर पूछ रहा है आपसे वो किन किन के अंदर है या इंडिविजुअल है, बस इसी आधार पे आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा दोस्तों। ज्यादा डिफिकल्ट ये टॉपिक नहीं है। ठीक है, तो यहीं पे अब मैं टॉपिक को समाप्त करूंगा और बाकी जो आपका कल का टॉपिक आएगा न्याय निगमन वाला, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, न्याय निगमन। वो आपने बहुत जरूर देखना है क्योंकि वहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में बनते हैं न्याय निगमन से, और एनालिटिकल होता है वो। उसमें ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं कि देखिए जैसे कि मैं बोलूं कि सभी फूल पेड़ हैं, सभी पेड़ फल हैं, सभी फल बीज हैं, तो उसके आधार पे फिर आपका निष्कर्ष निकलता है, निष्कर्ष के आधार पे आपके 4 ऑप्शन बनते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों में डिफिकल्टी ना हो, इसलिए आप जो नेक्स्ट सेशन आएगा उसको भी फॉलो करना। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। मैं आपको जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपनी स्टडी करें और जो भी हमारे टेस्ट सीरीज चल रहे हैं उनका वो आप फॉलो करना है। ठीक है, टेस्ट सीरीज को आपने स्किप नहीं करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है टेस्ट सीरीज। और बाकी देखिए जो ये टेस्ट सीरीज आने वाली है आपकी 16 अक्टूबर से, हालांकि ये कोर्स लॉन्च हो चुका है एप्लीकेशन पे, और 16 अक्टूबर से पेपर मिलने शुरू होंगे इसमें। ठीक है, तो इसको आप इनरोल कर लेना, कूपन कोड का लाभ उठाना। मैं आपको जल्दी मिलूंगा टेस्ट सीरीज के साथ, शाम का सेशन जो होता है। बाकी अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय देवभूमि।